बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ करता है, और जो कि ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी रिएक्शंस होंगे, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इसमें नहीं आएंगे, और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आएगा। और आखिर पे हम फिर ये देखेंगे कि ये एनरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये फिर फर्मेंटिंग जो मेटाबॉलिज्म है वहाँ फिर क्यों शिफ्ट हो जाती है, उसकी क्या वजह है। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। सो व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। तो ये ग्लाइकोलिसिस जैसा कि नाम से जाहिर है, ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इट इज कन्वर्टेड इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज अ पायरोवेट। तो इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जो है दैट टेक्स प्लेस इन अ साइटोसोल ऑफ द सेल। एंड ग्लाइकोलिसिस जो है ये प्लास्टिड्स में भी होता है, पर्टिकुलरली जो अमाइलोब्लास्ट और क्लोरोब्लास्ट हैं उनके अंदर भी प्रोसेस होता है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि दी प्लास्टिड्स कन्वर्ट द स्टार्च इनटू ट्राइओस फॉस्फेट दैट आर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये क्या करेगा, यूजिंग दी सेपरेट सेट ऑफ ग्लाइकोलिटिक आइसोजाइम्स। ये एंजाइम जो हैं ये उसके इक्विवेलेंट होंगे साइटोसोलिक के, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ होंगे। दैट कन्वर्ट हेक्सोजिस फॉस्फेट मीन्स के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, hexoses and other type of hexoses will be converted into triose phosphate in the same way as takes place in the cytosolic glycolysis. तो चूँकि ये जो प्लास्टिड वाला ग्लाइकोलिसिस है ये प्रोवाइड करता है ट्राइओस फॉस्फेट, और ये ट्राइओस फॉस्फेट जो है ये फिर दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ से एग्जिट होती हैं प्लास्टिड से और साइटोसोल वाले मेन पाथवे के साथ आके मिल जाती हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होगा वो साइटोसोलिक वाले ग्लाइकोलिसिस में होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 बायोकेमिकल स्टेप्स हैं जिस पे ये कंप्लीट होता है। और एज ए रिजल्टेंट हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो पायरोवेट के बनते हैं एंड पे, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल नेट एनर्जी मिलती है जो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पे जनरेट होती है। और 2 हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम की फॉर्म होती हैं NADH। इस तरह अगर हम देखें तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है ग्लूकोज से। ये किसी भी सबस्ट्रेट से शुरू हो सकता है, ये स्टार्च से शुरू हो सकता है, ये सुक्रोज से शुरू हो सकता है। तो जहाँ से भी ये शुरू करेंगे तो मुख्तलिफ एंजाइम्स होंगे जो अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा अल्टीमेटली उसको हेक्सोजिस शुगर में कन्वर्ट करेंगे। फ्रुक्टोज जैसे यहाँ पे है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फिर आगे प्रोसेस जो है वो जो है प्रोसीड करेगा। यहाँ ग्लाइकोलिसिस जो है वो स्टार्ट हो रही है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज जो है उस पर एक मॉलिक्यूल जो है वो ATP का कंज्यूम किया जाता है, और इसका एक फॉस्फेट उतार के ग्लूकोज के साथ अटैच कर दिया जाता है 6 कार्बन के साथ। तो ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। जैसे कि आपको पता है ये हेक्सोज ये 6 कार्बन की शुगर है, और काइनेज वो एंजाइम है जो कि फॉस्फेट की प्लेसमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो एक फॉस्फेट जो है ये कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो जाएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज जो है ये एल्डिहाइडिक शुगर है, और इसका दूसरा आइसोमर जो है वो फ्रुक्टोज है, दैट इज़ अ कीटो आइसोमर है। तो आइसोमरेज एंजाइम जो है वो इसको
ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे एक और एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। उसी तरह फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम होगा और जो कि एक फॉस्फेट को यहाँ पे अटैच करेगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहाँ आके हम दाखिल होंगे इसकी एनर्जी कंजर्वेशन फेज़ में दाखिल हो जाएंगे, जब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये 3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक करेगा और एल्डोलेज एंजाइम होगा जो इसको एक इसकी कीटो फॉर्म है, ये डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट इसकी कीटो फॉर्म है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसकी एल्डो फॉर्म है। तो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का एल्डो फॉर्म में हमारे पास है और एक जो है वो कीटो फॉर्म में है। ये कीटो फॉर्म जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं और आइसोमरेज एंजाइम उनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो जिस तरह ये बिहेव करके यहाँ तक पाइरोवेट तक आएगा, इसी तरह ये जो है ये पाइरोवेट तक आएगा। तो एक को स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये जो 1,3 है इस पे यहाँ से हमारे पास एंजाइम होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन एंजाइम होगा। ये इसकी रीअरेंजमेंट होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे उसके नतीजे में हमारे पास एक कोएंजाइम जो है ये यहाँ पे जनरेट होगा NADH की शक्ल में, और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव होगा और एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है जो कि एक फॉस्फेट को यहाँ पे रिमूव कर देता है और हमारे पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल, वो जो फॉस्फेट रिमूव होता है वो एडीपी के साथ मिलके एटीपी बना देता है। और ये एटीपी की फॉर्म जो है जैसा कि हमने जिक्र किया था कि ये जो है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है कि कहीं से भी कोई एक फॉस्फेट जो है वो एडीपी के साथ अटैच करके एटीपी बना लेने का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और इसमें ये एंजाइम हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। इसी तरह ये तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, म्यूटेज एंजाइम जो इसको 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा, इसकी पोजीशन चेंज कर देगा फॉस्फेट ग्रुप की, और यहाँ से फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, PEP जिसे कहते हैं, और यहाँ पे फिर वही ये वाला जो है वो रिपीट होगा, एक फॉस्फेट जो है वो एडीपी के साथ अटैच करके एटीपी बना दी जाएगी और पायरोवेट काइनेज एंजाइम होगा, और ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का स्टेप होगा और हमारे पास पायरोवेट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल ये जनरेट हुआ, दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल ये जनरेट हुआ, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हुए, एक NADH जनरेट हुआ और एक जो है वो हमारे पास पायरोवेट बना। चूँकि हमारे पास 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ भी बनेंगी, एक पायरोवेट, इस तरह एक एटीपी यहाँ पे, एक एटीपी इधर और एक NADH यहाँ पे। तो टोटल जो एनर्जेटिक्स इसकी बनेंगी वो इंशाल्लाह अगली स्लाइड में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि टोटल एनर्जेटिक्स जो है वो किस तरह होती है। तो ज़हन में रखना है कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने कंज्यूम किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं और 2 NADH जनरेट हुए हैं, एक यहाँ पे और 2 पायरोवेट जो हैं वो यहाँ पे जनरेट हुए हैं। तो ये हमारे पास पाथवे है। अगर तो ये पायरोवेट जो है ऑक्सीजन होगी तो आगे माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन जो है वो ऑपरेट होंगे कि पायरोवेट जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एसिटाइल को ए बनेगा और एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब साइकिल में आएगा और यहाँ से जितने भी कोएंजाइम रिड्यूस होंगे या यहाँ पे जो रिड्यूस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहाँ फिर अल्टीमेटली उसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वाटर को मिल जाएंगे और
ऑक्सीजन उसके साथ मिलके हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी बन जाएगा, और ये सारा प्रोसेस जो है जिसे आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं वो वाला है, और अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हुआ करती है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये पायरोवेट जो है ये एक अल्टरनेट पाथवे लेगा। वो अल्टरनेट पाथवे जो है या तो वो हो सकता है लैक्टेट या फिर हो सकता है वो इथेनॉल। कहीं ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किस सेल की बात कर रहे हैं। तो सम टाइम ये पायरोवेट जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कन्वर्ट इसको कहूँगा होना पड़ता है लैक्टिक एसिड में या अल्कोहल में। तो ये क्यों होना पड़ता है इसको इस तरह? चूँकि जब ये पायरोवेट बना था तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ये कोएंजाइम रिड्यूस हुए थे। अब हमारे पास कोएंजाइम जो है वो रिड्यूस फॉर्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेट नहीं हो रहा। अगर ये होता तो फिर ये सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाके दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाने थे। तो यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन नहीं है तो ये जो रिड्यूस नहीं हो सकते ये वाले जो कोएंजाइम हैं, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में हमें चाहिए, ये रिड्यूस फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में चाहिए ताकि दोबारा फिर हम जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसको ऑपरेट कर सकें। तो इनको दोबारा रीजनरेट करने का जो प्रोसेस है उसमें पायरोवेट जो है वो इनको कंज्यूम करता है और फिर एक दूसरा कोई कंपाउंड जो है वो जनरेट कर देता है। इस केस में जैसे उसने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया है, और इस केस में ये उसने NADH जो है रिड्यूस फॉर्म में उसको यूज़ किया है और उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है वो दोबारा जनरेट कर दी है और इथेनॉल बना दिया है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसीलिए होता है ये वाला प्रोसेस, ताकि ये जो कोएंजाइम लॉक हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस फॉर्म उनको रीजनरेट कर दिया जाए और दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाई जाए, ताकि दोबारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो हो सके। ये वही चीज़ है जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये क्यों ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हमने इसको डिस्कस किया है कि ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोविक एसिड में और एनर्जी बनती है, और हमारे पास NAD जो है वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। और पर्टिकुलरली ये जो रिएक्शन है ये इसी को दिखाया हुआ है जहाँ पे ये NAD जो है वो रिड्यूस होता है जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसकी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट शामिल होता है, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है और फिर जितने भी साइकिल में NADH होते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में, वो रिड्यूस फॉर्म में जब हो जाते हैं तो दोबारा इनको ऑक्सीडाइज में लेके आने का जो प्रोसेस है, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, वो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो सकती। तो उसका एक अल्टरनेटिव पाथवे है जिसमें इन कोएंजाइम को दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में जनरेट करना होता है और दोबारा, ताकि साइकिल जो है वो ऑपरेशनल हो सके। तो इस पाथवे को फर्मेंटेशन का पाथवे कहते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक जो है पाथवे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अलावा भी फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस हैं लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये जो पायरोविक एसिड बना हुआ है ये जो है ये 2 स्टेप में कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। फर्स्ट स्टेप में जो है वो पायरोविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल एल्डिहाइड में, और पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और फिर ये एसिटाइल एल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। ADH एंजाइम होगा जो कि अल्कोहलिक
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम है और दूसरा जो है ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जिनकी मदद से ये पायरोवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये इसमें ये यूटिलाइज हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म इसकी, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म बन जाएगी, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म दोबारा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को ऑपरेट करेगी। तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं सम टाइम जब स्ट्रेस एनवायरनमेंट होती है, पर्टिकुलरली वाटर लॉगिंग होती है, उनकी रूट्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो प्लांट भी जो हैं वो ये एनरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस लेते हैं अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सेकंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसमें भी ऐसे ही है, ये पायरुविक एसिड जो बना हुआ है ये कन्वर्ट होगा लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में, और जो NADH बने हुए हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पे एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसके नतीजे में पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म आ जाती है इन कोएंजाइम की। और इस तरह ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है फर्मेंटेशन का। तो अगर हम इसकी एनर्जेटिक्स देखें तो जैसा कि स्टार्ट किया था, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड जब बनेंगे तो यहाँ पे 2 ATP मालिक्यूल पहले कंज्यूम होंगे जैसा कि शुरू में हमने देखा, और ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड यहाँ पे जनरेट हो गए। और जब ये आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेप ऐसे आएंगे जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होगा, और उसके नतीजे में हमारे पास ATP बनेगी। तो चूँकि 2 C3 कार्बन के मालिक्यूल हैं तो 2 ATP यहाँ बने, 2 ATP यहाँ बने, इसी तरह 2 NADH जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हुए। तो हमारे पास टोटल स्कोर जो है वो 4 ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, 2 ATP मालिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम हो गए हैं। नेट रिजल्ट जो ATP का जो है वो 2 हैं, 2 हमारे पास NADH आ गए हैं, और ये वाले जो NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, तो ये वाले जो होंगे ये इंटर होंगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में है, और यहाँ से फिर केमियोस्मोसिस के थ्रू ATP का प्रोसेस होगा, और ये जो पायरोवेट है ये एसिटाइल को एंजाइम बन के ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर होगा जहाँ पे क्रेब्स साइकिल ऑपरेट हो रहा है। लेकिन अगर ये एनरोबिक रेस्पिरेशन है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाले जो NADH हैं ये दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म इनकी बनेंगी, और पायरोवेट जो है ये आगे प्रोसीड करेगा और ये कन्वर्ट कर देगा, या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा या अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर लैक्टिक एसिड में करेगा तो इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, और अगर ये पायरोवेट बाय यूजिंग दिस रिड्यूस कोएंजाइम कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल तो हम उसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। तो ये है सारा ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एनरोबिक रेस्पिरेशन में ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मालिक्यूल एनर्जी होगी जो कि ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल होगी, जो जिससे फिर वो अपनी रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच।